right, so I hope I'm audible to you. So let's start with unit 3, that is importance of context in communication. So basically in this unit we will have a look at how important context is in any communication situation. और वेन एवर देर इज़ कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस तो उसमें कॉन्टेक्स्ट की क्या इम्पोर्टेंस होती है. तो जब भी किसी सिटिंग में कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसके अंदर जो वर्ड्स या फ्रेजेस होती हैं जो कम्युनिकेट करने वाले लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन का विजिबल पार्ट है, जो कोई भी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर सकता है, वो उस कम्युनिकेशन का एक बहुत थोड़ा सा बहुत लिमिटेड सा पार्ट होता है. जो लोग अपनी थॉट्स और फीलिंग्स उन वर्ड्स के थ्रू जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो थॉट्स और फीलिंग्स इन अदर वर्ड्स जो लोग उन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं. जो ज़्यादा पोर्शन है वो जो पैरा लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं उनके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है. सो जो लिसनर है वो जब अंडरस्टैंड कर रहा होता है उन वर्ड्स को तो उनके थ्रू वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, बट ऑब्वियसली वो अपने पर्सपेक्टिव या अपने एंगल या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. सो एक कॉन्टेक्स्ट वो है या एक पर्सपेक्टिव या एक थॉट और फीलिंग वो है जो स्पीकर की है, जो उसने उन वर्ड्स और फ्रेजेस के थ्रू कन्वे की है, और एक वर्ड्स या फीलिंग्स वो हैं जो लिसनर ने सुनते हुए इंटरप्रेट की हैं, या वो थॉट्स और फीलिंग्स जो लिसनर के अपने माइंड में मौजूद थी. सो combined together all of that process is known as communication. Let's suppose if we take the example of this phrase blackbird cage. There are 3 words in it: black, bird and cage. So these 3 words can mean 3 different things. A bird cage which is painted black. In other words, there is a cage, bird cage, that is black in color. A cage for a black bird. So there is a cage, but that cage is specifically for a bird that is black in color. So the cage is not black, but the bird is black in color. Or it is a cage where you can put only the birds that are black in color. Other birds having other colors are not put in that cage. So there can be 3 meanings to these 3 words: a cage that is black in color, a cage that contains a bird that is black in color, or there is a cage in which you can only put birds that have black color. So there are only 3 words, but these 3 words can mean 3 different things depending upon the context. यानी वो सिचुएशन या सेटिंग जिसके अंदर ये वर्ड्स बोले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली डिटरमिन होगा ये 3 वर्ड्स जो हैं इनका मीनिंग क्या है. So whenever we are seeing something, we are hearing something, or we are feeling something, we see, hear and feel what we want to see, hear and feel. यानी सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, हमारे सामने कुछ भी दिखाया जा रहा हो, या कोई सामने वाला कुछ भी चाहे कि हम फील करें, हम बेसिकली वही सुनते, देखते और फील करते हैं जो हम चाह रहे हों. इफ़ वी डोंट वांट टू सी समथिंग वी इग्नोर इट. इफ़ वी डोंट वांट टू हियर समथिंग वी ignore it, and if we don't want to connect with something on the level of feelings, again we ignore it. So कोई भी जो कम्युनिकेशन का इंस्टांस होता है, कोई भी जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है वो किसी न किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होती है, और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो जो उस कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने उस कम्युनिकेशन के इंस्टेंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको देखना है, कैसे उसको सुनना है और उसको कैसे फील करना है. कोई भी जो कम्युनिकेशन की कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सिचुएशंस में. यानी अगर एक कोई टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर है
तो सेम इन्फॉर्मेशन देते हुए उसकी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, और वही सेम इन्फॉर्मेशन देते हुए अगर कोई डोर टू डोर सेल्स पर्सन है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगी। यानी अगर कोई इंसान डिफरेंट लोगों के घरों पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अगर कोई इंसान टेलीविज़न पे आके अपनी न्यूज़ जो है उसको प्रेजेंट करता है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सो इन वन सेंस हम कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट को ये भी कह सकते हैं कि ये इस तरह की एनवायरनमेंट है या एक तरह का इकोसिस्टम है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इकोसिस्टम्स होते हैं, पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स में पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप की कॉन्टेक्स्ट इकोसिस्टम्स में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे फिश है, इफ़ यू पुट इट आउट ऑफ वाटर इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जैसे जो बहुत कोल्ड प्लेसेस या बर्फ़ वाले इलाकों के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एट temperatures where there at places where there are temperatures of 35, 40 or 45 degrees. So कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स में ही सर्वाइव करते हैं, और अगर उन्होंने किसी दूसरे इकोसिस्टम में सर्वाइव करना हो तो देयर दे हैव टू अडेप्ट। इसी तरह से जो कम्युनिकेशंस होती हैं उनकी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होती हैं और वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यानी इकोसिस्टम में ही सर्वाइव कर सकती हैं, और अगर उन्होंने किसी दूसरी कॉन्टेक्स्ट यानी दूसरी इकोसिस्टम में सर्वाइव करना हो देन दे हैव टू अडेप्ट और दे नीड टू बी चेंज्ड। सो कॉन्टेक्स्ट जो है किसी भी एक कम्युनिकेशन की, उसको अगर हमने डिटर्मिन करना हो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और वो जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली उस कम्युनिकेशन की डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कहलाती हैं। सो हमने अगर उस कॉन्टेक्स्ट का कल्चरल एस्पेक्ट देखना हो तो वो उसकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कहलाएगी। अगर हमने उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना हो जिसमें वो कम्युनिकेशन हो रही है, यानी वो सेटिंग जिसमें वो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर हमने उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखने हैं देन इट विल बी नोन एज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर हमने उसके पार्टिसिपेंट्स के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखने हैं देन इट विल बी साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। If we are going to have a look at it, the social factors of the participants involved, then it will be social context. If we are going to look at the physical factors in which that communication is taking place, then it will be physical context. So context can be cultural, historical, psychological, social and physical. So first of all we will have a look at what historical context is. अब historical context जो है वो दो levels पे होती है। एक तो historical context होती है किसी भी community या society की, like let's suppose historically India and Pakistan have a history of not trusting each other and having violent encounters with each other. वो हमारी दोनों कम्युनिटीज़ की या दोनों कंट्रीज़ की एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। लेट्स सपोज़ कि दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो किसी एक रीजन में रहती है और वहाँ उनके आपस में हिस्टोरिकली रिलेशनशिप्स कभी अच्छे नहीं रहे, तो जब दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो हिस्ट्री उनके जहन में हमेशा मौजूद रहती है, और वो हिस्ट्री उनकी कम्युनिकेशन को हमेशा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अफेक्ट करती है। तो एक तो वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होती है इंडिविजुअल्स की अपनी, यानी जो वो दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं या कर रहे हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री। लेट्स सपोज कि देयर आर टू पीपल हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स की एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, उनका ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और जब वो दो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे जो एक दूसरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, जिनके दरमियान ट्रस्ट ब्रेक की एक हिस्ट्री है, या वो लोग जो स्ट्रेंजर्स हैं उनकी जो यानी जिनके आपस में सिरे से कोई कम्युनिकेशन की हिस्ट्री नहीं है, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से, उनके कम्युनिकेशन पैटर्न्स डिफरेंट होंगे, जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेंगे और जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। तो वो जो ऑडियंस है उस कम्युनिकेशन की, या वो जो मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स हैं उस कम्युनिकेशन के, उनकी आपस की जो हिस्ट्री है और जो एक जनरल उस सोसाइटी के अंदर उनकी जो हिस्ट्री है, all of them are affecting their communication, determining their communication and influencing their communication. So at both levels it is
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की एक दूसरे के साथ हिस्ट्री, और वो जो उस सोसाइटी की हिस्ट्री है, और वो जो उन कल्चर्स की आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की हिस्ट्री है, ऑल ऑफ देम। लाइक अगर एक इंडिविजुअल जो है वो एनुअल सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहा है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, लेट सपोज कि एक ही इंडिविजुअल है और एक ही क्लाइंट है, और वो हर साल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो इंडिविजुअल है, जैसे वो सेल्स मैनेजर है एक कंपनी का, और दूसरी कंपनी को का जो सीईओ है वो उसको हर साल सेल्स प्रेजेंटेशंस देता है, तो उनके दरमियान कुछ कन्वेंशंस डेवलप हो जाएंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाएगी। उनको पहले से पता होगा कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, किस तरतीब से होंगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस उनके दरमियान डेवलप हो चुकी होंगी, बहुत सारी कन्वेंशंस डेवलप हो चुकी होंगी। सो दैट विल ऑल्सो बी देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह से जैसे क्लासरूम प्रेजेंटेशंस होती हैं तो उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होती है, एक अपना एक फिक्स्ड फार्मूला और पैटर्न होता है। इसी तरह से टेलीविज़न के जो टॉक शोज़ होते हैं उनके अपने फार्मूलाज और पैटर्न्स होते हैं। फैमिली की जो डिस्कशंस या कम्युनिकेशंस होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स की, उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल पैटर्न्स और कम्युनिकेशंस होती हैं। सो दैट ऑल्सो इज़ नोन एज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हर दफ़ा एग्जैक्टली वैसा ही होगा, लेकिन जो स्पीकर और जो ऑडियंस है वो अवेयर होते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जाएगा या ऐसा होना चाहिए। whether they follow those expectations, whether they choose to violate those expectations, whether they choose to change those expectations or set patterns, that is their choice. But they are aware of the expectations, they are aware of the conventions, and when they choose to deviate from those expectations, they are aware of the deviations. Then comes the psychological context. Psychological context जो है वो moods और emotions जो हैं audience के उससे related है, कि जैसे एक audience के भी और speaker के भी। Let's suppose कि आप किसी communication situation में हैं where the speaker is already tired, where the speaker is ill, or where the speaker is in a very bad mood, or where the speaker is very happy, where the speaker is in a perked up mood, where the speaker is well rested, energetic, वो उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, उसके मूड्स अफेक्ट करेंगे। इसी तरह से जो ऑडियंस या जो लिसनर हैं, जो ऑडियंस या जो लिसनर्स हैं उनके भी जो मूड्स हैं, वेदर दे आर टायर्ड, वेदर दे आर इल, वेदर दे आर एंग्री, वेदर दे आर पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टॉपिक, वेदर दे आर नेगेटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टॉपिक, whether they will agree or already agree, whether they are all disagree, whether they are opposed to the topic. ये सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ऑडियंस और स्पीकर्स के, वो उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, और ये कि मैसेज कैसे डिलीवर किया जाएगा और कैसे रिसीव किया जाएगा, इन दोनों प्रोसेसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स सपोज कि कोई कॉन्फ्रेंस है और उसमें एक स्पीकर जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। नाउ that conference is going on for various several days, like 4 5 6 days, and there have been various speakers who had been doing presentations, and the audience is the same. Now the audience, on the first day the mood of the audience, and on the last day the mood of the audience, even in the morning the mood of the audience, and in the evening the mood of the audience will be different. The mood before dinner and the mood after dinner, the mood before lunch and the mood after lunch will be different. So all these factors are affecting the delivery and the reception of message. So all that is basically the psychological context of communication. Then we have cultural context. So cultural context is basically again one of the factors that affect any communication, and it is very important as well. Culture जो है ये basically किसी भी ग्रुप के values और beliefs होते हैं, and obviously ये किसी भी जो ग्रुप है उसके जो उसको अफेक्ट करने के या उसके साथ कम्युनिकेट करने के जो मीन्स होते हैं उनको बहुत डीपली अफेक्ट करता है कल्चर। अब अगर कोई टीन एज बॉयज़ का ग्रुप है, अगर कोई टीन एज गर्ल्स का ग्रुप है, इफ़ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ मिक्स्ड जेंडर टीन एजर्स, इफ़ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ मिक्स्ड जेंडर एडल्ट
you can say middle aged male and female government employees or retired people, or if there is a group of males aged 30 to 35, businessmen or people who are doing jobs in some organizations. So उनकी जो different, जो उनका culture है या उनका जो mindset है या उनकी जो likes और dislikes हैं, they will affect that communication. The type of language or the type of examples that you will use for teenage boys will not be suitable for a group where you have teenage boys and girls both, and it will not be effective in a group where you have adults and teenage boys both, and it will not be suitable for a group of elderly males. So हर ग्रुप के हिसाब से, उनके कल्चर, उनकी बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से आप अपनी कम्युनिकेशन को टेलर करेंगे. सो जो स्पीकर है वो अपनी कम्युनिकेशन को उन लोगों के जिनके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है उनके कल्चरल बिलीव्स और वैल्यूज़ के हिसाब से टेलर करता है, सो दैट इट वुड बी सूटेबल फॉर देम एंड दे विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. सो कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपने किसी भी ग्रुप को प्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि आप उस ग्रुप के कल्चर या कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स के अकॉर्डिंगली उसको रिप्रेजेंट करें, और जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स हो वो उस ग्रुप की वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली हो. जैसे अगर कोई एक ग्रुप है स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स का, उसको जब आप वही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हों, और अगर आपके सामने एक ग्रुप ऑफ सर्फर्स बैठा हो जो सर्फिंग करते हैं समुंदर के ऊपर, इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन आपकी जो ऑडियंस है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप है स्टॉक ब्रोकर्स का, स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स का, और एक ग्रुप है सर्फर्स का. इन्फॉर्मेशन सेम है लेकिन जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों ग्रुप्स के साथ आप एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. अदरवाइज एक ग्रुप के लिए तो वो इफ़ेक्टिव होगी, दूसरे ग्रुप के लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, या हो सकता है दोनों ही ग्रुप्स के लिए इफ़ेक्टिव ना हो. सो यू विल हैव टू टेलर योर वे ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ ईच ग्रुप. अब किसी भी स्पीकर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी ऑडियंस की जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है उनको अंडरस्टैंड करे और उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रेजेंटेशन को टेलर करे. इन्फॉर्मेशन को टेलर ना करे, इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन को टेलर करे. देन वी हैव द सोशल कॉन्टेक्स्ट. अब जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो पर्सनल एक रिलेशनशिप है हर स्पीकर का उसकी ऑडियंस के साथ, कि स्पीकर का अपनी ऑडियंस के साथ पर्सनल लेवल पे क्या रिलेशनशिप है, और वो जो रिलेशनशिप है उसके अंदर उनकी आपस में एक दूसरे के साथ पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या है. लाइक लेट्स सपोज यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, आपके अपने कोलीग्स हैं, चाहे वो आप से पोजीशन में नीचे हूँ या आपसे पोजीशन में सुपीरियर हूँ, बट दे आर योर कलीग्स, और आप डेली बेसिस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक साथ काम करते हैं. आपका जो फेमिलियरिटी लेवल है दैट इज़ डिफरेंट. और आपकी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ वो भी टोटली डिफरेंट है. अब इसके बरअक्स या opposite to that, let's suppose you are communicating with a group of people who belong to a different set of individuals, or you are going to communicate with a group of people who do not belong to your own organization. आप किसी और कंपनी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपनी कंपनी की तरफ से किसी कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट विल बी डिफरेंट. और वहाँ पे भी फिर ये मैटर करेगा कि वहाँ आप कितने लोगों को पहले से जानते हैं और कितने लोगों को आप पहले से जानते नहीं हैं. इसी तरह से इफ़ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इफ़ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स, if you are communicating with a group of strangers, if you are communicating in a market, if you are communicating with a doctor, तो हर सिचुएशन की जो आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है और उस सिचुएशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस कम्युनिकेशन सिचुएशन को गाइड करती हैं, कॉन्टैक्ट उसको रेस्ट्रेन करती हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम कम्युनिकेट करते हैं कि हमने कैसे किसके साथ
कम्युनिकेट करना है, किस तरह इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, किस तरह इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, किस तरह उसको इंटरप्रेट करना है। सो हर सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। देन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर टाइम, प्लेस, इसी तरह से कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी एक्चुअल जो लोकेशन है, टाइम ऑफ द डे, लाइटिंग, नॉइज़ लेवल और इस तरह के सारे रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कौन खड़ा था, कौन बैठा था, कितनी देर तक खड़ा था, कितनी देर तक बैठा था, स्पीकर्स की और लिसनर्स की एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी थी, बैकग्राउंड नॉइस कितना था। लेट्स सपोज कि आप किसी जगह किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और बाहर कोई ऐसी हैवी मशीनरी चल रही है जिसकी नॉइस बहुत ज़्यादा है, दैट विल अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक तो मेंटल इरिटेशन कॉज करेगा, दूसरा बहुत सारी बातें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी या शाउट करना पड़ेगा या ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ आ सके। इसी तरह से अगर बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस होगी, फ़ैन नहीं चल रहा, कोई और एक्स्ट्रा अप्लायंस नहीं चल रही, देन अगर आप बहुत ऊंचा बोलेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल साउंड ऑड और सामने वाला उससे अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसी तरह से लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच या कोई डिबेट हो रही है और आप बहुत पुरजोश अंदाज में यू आर पाउंडिंग ऑन द टेबल और पोडियम एंड यू आर इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ऑडियंस को एक्साइट कर रहे हैं, तो दैट विल बी सूटेबल। But let's suppose the same thing you are doing when you are sitting in front of your elders and you are talking to them about some topic, or even if it is a debate, so that will be odd because they are your elders and you shouldn't be doing that. So वो जो आपकी physical context है, लाइटिंग, लेट्स सपोज कि आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं एंड यू वांट टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, लेकिन लाइटिंग ऐसी नहीं है कि जो आपकी ऑडियंस है वो उन वर्ड्स को पढ़ सके, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से लेट्स सपोज कि यू वांट टू यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, लेकिन अप्लाइंसेस या वो जो मीन्स ऑफ शोइंग दोज ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं या लार्ज ऑडियंस के लिए अवेलेबल नहीं हैं, सो दैट विल ऑल्सो लिमिट योर चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो वो जो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन की, दैट ऑल्सो डिटरमिन्स कि आप अपना मैसेज कैसे डिलीवर करेंगे और जो ऑडियंस है उस मैसेज को कैसे रिसीव और इंटरप्रेट करेगी। So that was basically all about context and its types. So I hope this topic is clear. If there is any ambiguity, we can discuss it. Otherwise, we can move on to the next topic, that is all right. So that was all context in communication. So then what are the activities that facilitate communication or clarity in communication? So the first thing that we have already discussed in previous chapters that facilitates clarity in communication is questioning. जब भी हमें कम्युनिकेशन के अंदर कहीं भी एम्बिग्विटी होती है या वी फील दैट देर इज़ नॉट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट क्लियर इनफ, वी यूज़ क्वेश्चंस। सो जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें समझ नहीं आई, तो उससे हमारी कम्प्रीहेंशन जो है वो इम्प्रूव होती है। सो क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं और व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, तो इट हेल्प्स अस टू मेक कन्वर्सेशन मोर एक्यूरेट। द स्पीकर गेट्स अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द सिचुएशन के जो स्पीकर है, they will also get informed which part of the communication is understood by their audience and which part of the communication was not understood by their audience and where there exists some ambiguity or where there is a need of clarification. So basically, if you put in the wrong information, obviously the wrong information will come out. So if the audience understands, the understanding of audience is inaccurate, the feedback will be inaccurate and the whole communication process will be derailed. So linguistic inaccuracies
एक लेवल है मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ की, जो वो ग्रामर यूज़ की या जो चॉइस ऑफ वर्ड थी वो क्लियर इनफ नहीं थी कि वो मीनिंग को क्लियरली कन्वे कर सके, कि जो वर्ड या जो स्ट्रक्चर की चॉइस थी वो सही नहीं थी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, और उससे जो इन्फॉर्मेशन जो कन्वे हुई वो ऑडियंस के लिए क्लियर इनफ नहीं थी। सो उसके लिए हम कौन सी टाइप के क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जो लिंग्विस्टिक इनएक्यूरेसीज हैं वो क्लियर हो जाएं, यानी वर्ड्स अगर क्लियर नहीं थे या स्ट्रक्चर अगर क्लियर नहीं था तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम कौन सी टाइप के क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन क्वेश्चंस। सो जो क्लोज्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप येस या नो यानी वन वर्ड क्वेश्चंस, वन वर्ड आंसर से आप आंसर कर सकते हैं। जैसे जो और यूजली ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे डज, डू, डिड यू गो आउट, येस आई डिड, नो आई डिडंट, डिड यू ब्रेक द ग्लास, येस आई डिड, नो आई डिडंट, do you want to go out, yes I do, no I don't. You can only answer that question with two answers, yes or no. So open questions are basically the questions where they demand a longer answer, and a longer answer provides a greater clarity. So they usually begin with what, why, and how. Like, what do you want to do? Why are you here? How did you do this? Now you cannot answer these questions with one or two words. They need a longer answer. So that is why they are known as open-ended questions. And these are used to gain deeper understanding, these are used to gain knowledge, these are used to gain opinion or feelings. Like tell me and describe can also be used in the same way as open questions, like what happened at the meeting, why did he react that way, how was the party, tell me what happened next, describe the circumstances in more detail. So these are basically the open questions or open-ended questions. So what are the open questions good for? They are good for developing an open conversation, like what did you get up to on vacation, यानी vacations में क्या क्या किया आपने, finding out more details, what else do we need to do to make this a success, finding out the other person's opinion or issues, what do you think about those changes. So किस purposes के लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो open conversation अगर हमने develop करनी हो, दूसरा जब हमने ज़्यादा डिटेल्स फाइंड आउट करनी हो, तीसरा ये कि जब हमने दूसरे पर्सन का ओपिनियन लेना हो। और क्लोज क्वेश्चंस को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करनी हो कि वाकई हमें ये बात सही समझ आई है या नहीं आई, या सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करनी हो कि सामने वाले को बात सही से समझ आई है या नहीं आई। सो इफ़ आई गेट दिस क्वालिफिकेशन आई विल गेट अ रेस। देन कंक्लूडिंग अ डिस्कशन और मेकिंग अ डिसीजन, यानी जब आपने कोई डिस्कशन कंक्लूड करनी हो जब आप डिसीजन मेकिंग की स्टेज पर पहुंच जाएं आफ्टर डिस्कशन। नाउ वी नो द फैक्ट्स, आर वी ऑल अग्रीड दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। फ्रेम सेटिंग, यानी जब आप कोई सेटिंग फ्रेम करना चाह रहे हो किसी सिचुएशन के लिए, आर यू हैप्पी विद द सर्विस फ्रॉम योर बैंक। A misplaced closed question, on the other hand, can kill the conversation and lead to awkward silences, so are the best avoided when a conversation is in full flow. यानी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे, तो वहाँ पे अगर आप क्लोज्ड क्वेश्चन कर देंगे तो वो कन्वर्सेशन के फ्लो को डिसरप्ट कर देगा एंड इट कैन लीड टू साइलेंस, जो कि उस पॉइंट पे उस कम्युनिकेशन का पर्पस ही नहीं था। सो किस सिचुएशन में कौन सा क्वेश्चन यूज़ करना है, कब ओपन क्वेश्चन यूज़ करना है और कब क्लोज क्वेश्चन यूज़ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द situation. Then the third category of questions is funnel questions.
सो फनल क्वेश्चंस जो हैं ये वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक जनरल क्वेश्चन से यूज़ कर स्टार्ट लेते हैं और फिर हम उसको नैरो पॉइंट की तरफ ले जाना शुरू करते हैं, मीनिंग वी स्टार्ट फ्रॉम अ ब्रॉडर क्वेश्चन एंड देन वी स्टार्ट आस्किंग नैरोअर एंड नैरोअर एंड नैरोअर क्वेश्चंस लीडिंग टू अ वेरी स्मॉल एंड वेरी नैरो डिटेल। ये यूजली जो है वो डिटेक्टिव्स जो हैं या जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो विटनेसेस के लिए यूज़ करते हैं। इवन जो लॉयर्स हैं वो जब अपने विटनेसेस को ग्रिल कर रहे होते हैं, इवन देन दे यूज़ दिस टेक्निक कि जब आप जनरल से स्टार्ट करते हैं या ब्रॉडर स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं देन यू कीप ऑन नैरोइंग द क्वेश्चंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, like how many people were involved in the fight. Now that is a general question. About 10. Were they kids or adults? Mostly kids. What sort of ages were they? About 14 or 15. Were any of them wearing anything distinctive? Yes, several of them had red baseball caps on. Can you remember if there was a logo or on any of the caps? Now you come to mention it. Yes, I remember seeing a big letter N. So we started from a general question, how many people, and we came to narrowing it down to a particular letter on the caps. So this is how we use funnel questions, from broader to narrower. ये जो टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है किसी भी सीन या किसी भी सिचुएशन को रीलिव करने में और किसी माइन्यूट या बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल तक पहुंचने में जब वो हमारी ग्रास्प में ना आ रही हो। और ये इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप डायरेक्टली उस माइन्यूट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो यूजली लोगों के जहन में नहीं आती, लेकिन जब आप जनरल से स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली करते वो उस माइन्यूट डिटेल तक पहुंच जाते हैं। Then the fourth type is probing questions. Probing questions जो हैं that is another strategy, और ये भी किस लिए यूज़ होती है, ज़्यादा डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए। सो प्रोबिंग क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम रिस्पोंडेंट्स को एग्जाम्पल देते हैं, यानी उनसे कहते हैं कि एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल के थ्रू अपने आंसर को क्लैरिफाई करेंगे। उससे ये होता है कि आपको भी उनकी स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है और उनके लिए भी अपनी स्टेटमेंट को ज़्यादा कंक्रीट टर्म्स में एक्सप्लेन करने में हेल्प होती है। और समटाइम्स आपको ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है क्लैरिफिकेशन के लिए, तब भी आप प्रोबिंग क्वेश्चंस करते हैं, लाइक व्हेन डू यू नीड दिस रिपोर्ट बाय एंड डू यू वांट टू सी अ ड्राफ्ट बिफोर आई गिव यू माय फाइनल वर्जन। अब ये क्या है, प्रोबिंग क्वेश्चन है कि कब रिपोर्ट चाहिए, क्या आपको इससे पहले फाइनल वर्जन से पहले कोई ड्राफ्ट भी चाहिए, or to investigate whether there is proof for what has been said. How do you know that the new database can't be used by the Salesforce? आपको कैसे पता कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती? Because you want the proof. So these are basically probing questions. So what are probing questions good for? या उनका पर्पस क्या है या उनको हम किन सिचुएशंस में ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला उनका पर्पस या उनकी इफेक्टिवनेस है टू गेन इन क्लैरिफिकेशन, यानी जब आप क्लैरिफाई करना चाह रहे हो कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है या नहीं आई, कहीं कोई एस्पेक्ट उस स्टोरी का या उस इन्फॉर्मेशन का रह तो नहीं गया, और ये कंफर्म करने के लिए कि आपको सारी बात सही से कंप्लीटली थॉरली समझ आ गई है या नहीं आ गई। दूसरा उसका पर्पस क्या है, लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाना, स्पेशली वो लोग जो कोई बात बताने से अवॉइड कर रहे हों। लीडिंग या प्रोबिंग क्वेश्चंस जो हैं, इनको लीडिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं, ये बेसिकली रिस्पोंडेंट को एक पर्टिकुलर वे में लीड करते हैं कि वो उस डायरेक्शन में सोचे। हो सकता है वो उस डायरेक्शन में ना सोच रहा हो, किसी और डायरेक्शन में सोच रहा हो, किसी और डायरेक्शन में बात कर रहा हो, बट डू यू वांट दैट पर्सन टू टॉक in a particular direction about a particular topic in a particular way. और ये बहुत डिफरेंट वेज में किया जा सकता है, जैसे आप किसी अजम्पशन के साथ कर सकते हैं, हाउ लेट डू यू थिंक दैट द प्रोजेक्ट विल डिलीवर। अब आपने पहले से ही अजम्पशन दे दी कि प्रोजेक्ट लेट होगा, आप ये नहीं कह रहे कि विल द प्रोजेक्ट बी डिलीवर्ड ऑन टाइम और विल द प्रोजेक्ट बी लेट, you are already giving them the assumption or you are starting with the assumption that the project will be late.
तो अब सामने वाला जो है वो आपको एक टाइम फ्रेम देगा कि प्रोजेक्ट लेट होगा, लेकिन इतना लेट होगा। बाय एडिंग अ पर्सनल अपील टू अग्री एट द एंड, ये भी एक तरीका है। लॉरी इज़ वेरी एफिशिएंट, डोंट यू थिंक? लॉरी बहुत एफिशिएंट है, आपको नहीं लगता? तो ताकि सामने वाला जो है वो अग्री करे। इस तरह की सिचुएशंस में डिसअग्री करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सामने वाले के लिए। ऑप्शन 2 इज़ बेटर, इजंट इट? अगेन it makes the other person to disagree more difficult. Basically it's a relatively mild psychological conditioning for the respondent कि वो आपके व्यू पॉइंट से अग्री करे। फिर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेज करना कि ईजीएस्ट रिस्पॉन्स जो है वो यस ही हो, या नेचुरली साइकोलॉजिकली सामने वाले के लिए यस कहना आसान हो बनिस्बत नो कहने के लिए। शैल वी ऑल अप्रूव ऑप्शन 2, बजाय इसके कि आप ये कहें कि डू वी अग्री और डिसअग्री ऑन ऑप्शन 2, यू से डू वी अग्री ऑन ऑप्शन 2। तो जब आपने अग्री का वर्ड दिया है तो साइकोलॉजिकली यू आर बेसिकली प्री कंडीशनिंग पीपल टू अग्री टू ऑप्शन 2, और आपने ऑप्शन 1 मेंशन ही नहीं किया। तो सिर्फ ऑप्शन 2 बोलने से भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है that they will be more positively inclined towards option 2. A good way of doing this is to make it personal. Would you like me to go ahead with option 2? अब आप ये कहें कि shall I choose option 2, तो instead of saying shall I choose, आप जब कहेंगे would you like me to, now that makes the other person feel more in command, more in control. हालांकि दोनों ही सूरतों में आप पूछ एक ही चीज़ रहे हैं, लेकिन चूंकि उसमें आपने वुड यू लाइक से स्टार्ट किया है तो सामने वाले को लगता है कि उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, सो दैट मेक्स देम मोर inclined towards agreement. So these are basically some psychological ways to make other people to agree with you. So जब आप दो ऑप्शंस के दरमियान लोगों को चॉइस देते हैं जो दोनों ही के साथ वो खुश होंगे, यानी आप दो लोगों को दो ऐसे ऑप्शंस दें, दोनों ही उन्हें पसंद हों और वो दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें, या फिर आप उन्हें दो एक ऑप्शन दें और साथ में ऑप्शन दें कि वो कुछ भी ना करें, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन क्या होती है कि आप लोगों को दो ऑप्शंस दें जो उन्हें दोनों पसंद हों और वो दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है उनका अग्री करने का चांस ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कुछ ना करने वाले ऑप्शन के, बिकॉज कुछ ना करना इज़ द ईजीएस्ट वे आउट। तो वो ईजीएस्ट वे आउट जब आप सामने वाले को प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो उसके लिए उस ईजीएस्ट वे आउट को चूज़ करना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब जो चॉइस है दोनों में से किसी के लिए भी अग्री ना करना, वो सामने वाले के लिए तब भी मौजूद है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसके लिए कुछ भी ना करने की चॉइस लेना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब उसे आप ओपनली वो चॉइस प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। अब ये जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ये यूजुअली क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी सामने वाले ने या तो अग्री करना होता है या डिसअग्री करना होता है। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये टेक्निक यूज़ करें तो सामने वाला रेजिस्टेंट भी हो सकता है, इरिटेटेड भी हो सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत क्लेवरली और बहुत जुडिशियसली यूज़ करना होता है। ओवर यूज़ इस टेक्निक का हमेशा इस टेक्निक के पर्पस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो क्वेश्चन जहाँ वेयर, हु, व्हेन, हुम, व्हाट यूज़ होता है, ये स्पीकर को सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते। सो स्पीकर को रिलेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जहां वो अपना ओपिनियन दे सकता हो। फिर बीच में कुछ क्लोज्ड क्वेश्चंस जब आप प्रोवाइड करते हैं तो वो इरिटेटेड फील नहीं करता, फोर्स्ड फील नहीं करता। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड क्वेश्चंस यूज़ करते हैं देन जो आपका रिस्पोंडेंट है वो इरिटेटेड फील करेगा, वो cornered feel करेगा। So this technique should be used judiciously and very carefully. So this was basically a technique that is questioning, जिसको हम clarification के लिए भी use करते हैं, and obviously अपनी मर्जी के आंसर्स और अपनी मर्जी के रिस्पॉन्सेस
हासिल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी पॉजिटिव लिसनिंग स्किल्स।